इन साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों पर्सनल लोन नहीं भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन नहीं भर पा रहे हो तो आखिरकार बैंक या फिर एनबीएफसी क्या कर सकती है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका सवाल आ रहा था कि सर आप वीडियो में तो कह देते हो कि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी वीडियो तो बनाओ जिसके अंदर आप शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ें बताओ कि ये लोग बैंक जैसे ही डिफ़ॉल्ट होता है तब क्या करती है, आगे चल के लीगल में क्या करती है, रिकवरी में क्या करती है, कोर्ट केसेस में क्या करती है और इन सब से कैसे निकला जाए। और सच में क्या कोई डरने वाली बात है? बहुत सारे लोग ये भी बात बोलते हैं कि सर ये सुलझ जाएगा ना, कोई डरने वाली बात तो नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनको दरअसल किसी प्रकार से कोई एक एनबीएफसी थी, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता, वही बात है, ऐसी दो कौड़ी की हरकतें करते हैं तो एक दिन अपने आप नाम बाहर आ जाएगा इनका। अब उस एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट्स ने क्या करा है, इनको फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं, इनको फेक पुलिस बन के, फेक एडवोकेट बन के फ़ोन करा जा रहा है, ठीक है। जब उनसे कोई बात बोलने की ट्राई करो तो गाली गलौज करने लग रहे हैं ये लोग। तो वही व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई एफआईआर या फिर किसी प्रकार से कोई हमारे ऊपर 420 का केस हो सकता है क्या? तो मैं उन्हीं सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो कि आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस देश के किसी भी कोने में कोई भी पुलिस वाला आपको फ़ोन नहीं कर सकता लोन के मैटर के अंदर, ठीक है, अनलेस कोई समन या फिर कोई बेलवर वारंट वगैरह किसी केस में आया ना हो तो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी उनका काम ये रहता है कि वो आपको रिसीव करवा देंगे खाली, और कुछ नहीं। ओके, अब ज़्यादातर लोग डरते क्यों हैं? वो लोग सोचते हैं कि यार पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है, कोई एडवोकेट फ़ोन कर रहा है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे कॉल बुक करा। आप लोग सुनो कि किस प्रकार से ये लोग ना मेंटली टॉर्चर करते हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो उन्होंने हमसे कॉल बुक करा, कॉल बुक करके बात हुई तो उन्होंने अपने फादर से बात करवाई कि सर मैं तो समझ गया हूँ कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे फादर मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई लोन अगर लिया है तो भाई साहब पुलिस तो करेगी अपनी कार्यक्रम। तो मैंने उनको भी समझाया। अब वही बात है कि जब तक किसी व्यक्ति को पूरी नॉलेज ना हो ना, उसको पागल कोई भी बना सकता है, समझ रहे हो, कोई भी पागल बना सकता है। अब वही बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर नॉलेज ना हो, अब कई लोग ऐसे भी हमारे उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल मतलब उनको नॉलेज पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती या फिर कोई और दिक्कत है, ठीक है, बट सिंपल सी बात है कि उनको ये पता है कि ये अनसिक्योर लोन का मैटर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैंने कोई गारंटी नहीं दे रखी है, और इसी पे वो खड़े हैं। बस सीधी सी बात है, कोई रिकवरी वाला फ़ोन करता बोलता नहीं पैसा नहीं दे रहा, बात खत्म हो गई। बट कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो चीज़ समझते नहीं है। कभी कभार उनकी फैमिली खुद की उन्हें परेशान करने लगती है, वो अपनी फैमिली को समझा नहीं पाता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा, ठीक है। और कई लोग इसी कार्यक्रम की वजह से अपना गलत कार्य भी करते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा तो बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत सोच की तरफ बढ़ते हैं इसके तरफ। तो आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो देखो, कोई भी लोन हो, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई भी पर्सनल लोन हो, चाहे ऐप का हो, चाहे बैंक का हो, वो सारे हैं अनसिक्योर लोन ही, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर कोई गारंटी नहीं दे रखी है, तो कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर रखी है, कोई भी सिंपली गारंटी नहीं दे रखी है, ठीक है, कि बैंक आगे चल के उसको बेच के अपना पैसा ले सके, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, तो वो अनसिक्योर लोन है। बैंक ने अपने रिस्क पे, बैंक ने या एनबीएफसी ने बोल लो, अपने रिस्क पे पैसा दिया है, और सरकार ने भी सीधे सीधे ये कह रखा है कि भाई अपने रिस्क पे पैसा दोगे तो अपने आप जानो, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पुलिस प्रशासन इसके अंदर कुछ भी नहीं करेगा, ना कोई एफआईआर होगी। सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि किसी भी अनसिक्योर लोन के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, या फिर किसी भी लोन के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, कार्ड या लोन के अंदर, तो अगर अनलेस कोई फ्रॉड नहीं करा आपने कि भाई साहब कोई अपना डॉक्यूमेंट फेंक दिया हो, कोई सैलरी स्लिप फेंक दी हो, ठीक है, कोई अपना क्या कहता है किसी से साठ गांठ करके निकलवाया हो किसी और के नाम, तब तक आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती। ओके, तो इस पे तो डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मेनली ज़्यादातर ये जो रिकवरी एजेंट्स है ये क्या करते हैं, पहले सबसे पहले कार्यक्रम यही होगा कि अभी जब जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, आपको ये जो इनके दल्ले या दलिया बैठे हुए हैं सिंपली, ठीक है, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट जिनको इतना सा भी नॉलेज नहीं, इतना सा भी ज्ञात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि हमारे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था,
अब कॉल फॉरवर्डिंग में हमारे पास था तो मैंने ही पिक कर लिया। अब पिक करके बात हुई तो भाई साहब वहाँ से वो जो मैडम थी वो बोलती हैं कि सर आपके खिलाफ 420 आईपीसी की धारा 420 के अंदर केस दर्ज हो गया है, आपने बैंक के साथ फ्रॉड करा है। मैंने उन पर बोला मैडम ऐसी बात सुनो, आईपीसी बंद हुए ज़माना हो चुका है, 2023 से ही बीएनएस लागू हो चुका है, 420 की धारा ख़त्म हो गई है, अलग उसका धारा नंबर चेंज हो गया, वो चेक करो, उसके बाद फिर कस्टमर को परेशान करो। तो फिर थोड़ी गाली करो जो थोड़ा वो फ़ोन काट के भाग गई वो भी मैडम। ठीक है, आप लोग खुद ही समझो कि इनको खुद को नॉलेज नहीं है, इनको खाली एक स्क्रिप्ट बोल दी गई है इनके सीनियर उसकी जगह कि ये बकते रहो, ये बोलते रहो। ये लोग खाली एक रोबोट हैं, मैं आपको जेन्युइनली कहूँ तो। कई लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने रिकवरी वालों को बहुत समझाने की ट्राई करी, मैं कॉल पे उन्हें अपनी सारी परेशानी बता रहा हूँ, लेकिन वो एक ही चीज़ बोल रहा है पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो। भाई उनको टारगेट पे रखा गया है, और कई लोग ये सोचते हैं ना उन्हें सर सर बोल के आप लोग उन्हें कोई रिस्पेक्ट दे रहे हो। भाई आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, जितने भी रिकवरी वाले आपको फ़ोन करते हैं कोई भी बैंक से नहीं होता। ठीक है, बैंक में रिकवरी एजेंट की कोई जॉब ही नहीं होती है, और बोलो कलेक्शन की कोई जॉब ही नहीं होती। कलेक्शन में जो रहता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कोई सो कॉल्ड कलेक्शन मैनेजर आप लोगों को कई बार फ़ोन करते हैं ना, वो कलेक्शन मैनेजर खाली 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी पे पड़ा होता है और कुछ नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा तो। बैंक के अंदर ऑफिशियली तौर पे कोई भी रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं होता। ओके, होता है वो एक सिक्योर लोन के अंदर एक अलग रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, वो लीगलाइज प्रोसेस में होता है। ठीक है, लीगल प्रोसेस में ये अपना सिंपली ये जो जितने भी आपको फ़ोन्स आते हैं ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी, मतलब कोई व्यक्ति जैसे आप ही हो, आपने एक डीआरए का लाइसेंस अपना ले लिया अपने नाम से। ठीक है, अब एजेंसी खोल के बैठे हुए हो, ठीक है, 10-12-15-10वीं फेल लोग रख लिए हैं, 12,000 रुपये 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, कुछ इंसेंटिव दे देते हो, उसी के बेसिस पे वो लोग कर रहे हैं काम। उनको खाली टारगेट से मतलब, अगर टारगेट नहीं करेंगे वो लोग पूरा तो आप उनके डंडा कर दोगे, सीधी सी बात है। मेरे काफ़ी सारे एजेंसी ओनर दोस्त हैं दिल्ली के अंदर, और वो सब मुझे खुद बताते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो खाली भाई जो टीएल इनका रहता है उसको डंडा करते हैं, टीएल अपने आप देखता है, हमें रिकवरी वाला रिकवरी एजेंट क्या कर रहा है, टेली कॉलर क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट हमारे थ्रू आती है तो हम उसको रुकवा देते हैं। अब इसी से अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजिट्स को और कॉल्स को रोकने का क्या तरीका है। कई लोग पूछते हैं कि इनकी विजिट्स को या फिर कॉल को 100% तरीके से रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता। तो बिल्कुल 100% तरीके से रोका जा सकता है। जो एजेंसी ओनर्स मुझे खुद बताया है, और मुझे वैसे तो पता भी था पहले से, बट उन्होंने खुद भी बताया है कि ये तरीका 100% वैलिड होता है। देखो आप लोग कितना भी बैंक को मेल कर लो, मैं कहता हूँ ठीक है, कितना भी बैंक को मेल कर लो, एट द एंड वो मेल जाता किसके पास है, जो कलेक्शन मैनेजर होता है उसके पास, और उसी ने रिकवरी एजेंट को भेजा हुआ है, तो वो तो उसको रोकेगा नहीं। आपको हमेशा आरबीआई में कंप्लेंट करनी मैंडेटरी है। आरबीआई के ओम्बुड्समेंट में जब आप कंप्लेंट करोगे, सीएमएस पोर्टल बोल लो, ओम्बुड्समेंट बोल लो, कई दिमागदार लोग होते हैं जो कि उसके अंदर क्या करते हैं कि वो मेल करते हैं आरबीआई को। आरबीआई मेल से कोई रिप्लाई नहीं करता भाई कंप्लेंट का। अगर आप आरबीआई में मेल कर रहे हो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आरबीआई के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करी जाती है, ठीक है, वहाँ पर पूरा फॉर्म होता है, उसको फिल करा जाता है, अपनी पूरी कंप्लेंट ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करी जाती है प्रूफ्स के साथ में वहाँ पर, समझ रहे हो। अब वहाँ से जब कंप्लेंट आप करोगे तो सीधी सी बात है, उस कंप्लेंट की 3 कॉपी एक तो बैंक को, एक कलेक्शन मैनेजर को और एक एजेंसी ओनर को जाएगी, सीधी सी बात है। और एजेंसी ओनर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, समझ रहे हो। एजेंसी ओनर को सीधे सीधे पता है भाई अगर ये बंदा कंप्लेंट करेगा मेरी एजेंसी बंद हो जाएगी इस इकलौते के चक्कर में, तो कुछ खास होने वाला नहीं है। तो वो आपकी जो होम विजिट और कॉल्स है उनको बिल्कुल बंद कर देगा। कॉल हल्के बुल्के आपको आएंगे, जैसे अगर मान लो 100-200 कॉल आपको आते हैं ना, तो आके वो 2-3 कॉल में बदल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बता दूं। सिंपल तौर पे उनको वो बैंक से पैसा उठा रहा है, ठीक है, तो पैसा उठा रहा है तो उनको दिखाना भी पड़ता है कि हम एक आधा कॉल कर रहे हैं। विजिट वो नहीं करेंगे, विजिट पे वो लोग बिल्कुल रोक लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरे बोलते हैं कि भाई साहब चलो हम लोग मान लेते हैं हमने कॉल्स और विजिट को रोक दिया, अब लीगल का क्या करा जाए। भाई साहब देखो आज के टाइम पे जो नोटिस रिसीव हो रहे हैं 90% नोटिस फेक आते हैं। कोई व्हाट्सअप पे भेज रहा है फेक, कोई भाई साहब एडवोकेट बन के फ़ोन कर रहा है, कोई पुलिस बन के फ़ोन कर रहा है। मैंने बोला था ना, कई लोगों को क्या करा जाता है कि उनको व्हाट्सअप पर मैसेज कर दिया जाता है, नीचे दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट का लिंक डाल दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का लिंक डाल दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर दिल्ली पुलिस लिख के आएगा, आदमी डर जाता है। ये सब फेक नोटिस होते हैं। रियल नोटिस वही है जिसके अंदर या तो वो बैंक के एडवोकेट के पैनल के थ्रू आया हो, उस पर साइन हो, उनका लेटर हेड हो, सारी चीज़ें हों,
या फिर वो बैंक के लेटर हेड पे आया हो, ठीक है। उसमें बैंक का लेटर हेड हो, आपके लोन की डिटेल रहेंगी, आपका नाम पता सारी चीज़ें रहेगी, आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी, सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और मेनली ज़्यादातर कुछ नोटिस के रिप्लाई करना ही ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 क्या कहते हैं अपना NI एक्ट आता है 138 का, उसका, ठीक है। और जो फॉर्जरी की धारा रहती है 316 318। हाँ, एक चीज़ आप लोग देख लें, आजकल ये लोग डिमांड नोटिस के अंदर ही फॉर्जरी का नोटिस या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस लिख देते हैं कि 7वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इस नोटिस को एज अ आर्बिट्रेशन का नोटिस माना जाएगा। तो उसका रिप्लाई भी आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। रिप्लाई कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अब एट दी एंड की भाई कोई बैंक अगर केस फाइल कर दे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, ठीक है, उनको तो टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक है, जिस बैंक का नाम है लोटक बैंक। मैं नाम पूरा नहीं लूँगा, समझ जाना, ठीक है, कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ। जो ये बैंक है ना, यही खाली क्रेडिट कार्ड यूज़रों के ऊपर केस फाइल करता है फॉर्जरी का। बाकी कोई बैंक नहीं है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर केस फाइल करे, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर ये बैंक भी है आपका, तो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एडवोकेट जाएगा, डेट लेगा, बात खत्म हो जाएगी, कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, ओके। 2-4 डेट के बाद आप सीधे बेल ले लो, बात खत्म हो जाएगी, आगे केस चलता रहेगा जो रहेगा। एट द एंड इसमें सेटलमेंट ही होती है और कुछ नहीं होता। फिर चाहे सेक्शन 25 का केस हो, चाहे चेक बाउंस का केस हो, चाहे फॉर्जरी का केस हो, आपको, हाँ, समन रिसीव हो रहा है, आपको समन इग्नोर नहीं करना। अगर समन इग्नोर करोगे तो आपके नाम का वारंट इशू हो जाएगा, सीधी सी बात है, ओके। फिर आपको थाना पुलिस करना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको समन रिसीव होता है किसी भी रूप से, तुरंत उसको रिसीव करो, अपने एडवोकेट्स हायर करो, चाहे खुद से करो, किसी और से करवाओ, चाहे हमसे करवाओ, किसी और से करवाओ, सीधी सी बात है। वो आपके एडवोकेट जिस भी कोर्ट में इंडिया के लगा हो, चाहे आपका लुधियाना लगा हो, कलकत्ता लगा हो, दिल्ली लगा हो, मुंबई लगा हो, बेंगलोर लगा हो, ठीक है, कहीं पर भी लगा हो, जयपुर और अहमदाबाद में भी बहुत केसेस होते रहते हैं, ठीक है। ऐसी किसी भी जगह पे केस अगर आपका लगा हुआ है तो एडवोकेट जाएगा, आपका 3-4 डेट तो आराम से ऐसे निकल जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी सेम डे बेलेबल ऑफेंसेस में डरने की जरूरत नहीं। अब कई लोग पूछते हैं कि एट द एंड क्या होता है, मतलब आखिर तक क्या होगा, ये समझो। तो देखो, इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें सेटलमेंट ही होती है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर सेटलमेंट का पैसा ना हो तो क्या करा जाए। देखो, सेटलमेंट का अगर पैसा नहीं है तो सेटलमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट कोई रूल में लिख नहीं दिया गया कि आप सेटलमेंट करना मैंडेटरी है। अगर मान लो आपके 10 लोन चल रहे हैं, ठीक है, 10 में से सिर्फ 1 या 2 में केस फाइल हुआ है, वैसे तो चांसेस 1 के भी बहुत कम है, ठीक है। अगर 1 में केस फाइल है तो उसका लोन सेटल कर लो, बाकी का मत करो, आपके पास अगर फंड ही नहीं है तो। अगर सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है फिर तो आपको बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खाली थोड़ा लीगल को समझ लो, बाकी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि भाई जब सेटलमेंट के ही पैसे नहीं है तो सेटलमेंट भी कहाँ से करोगे। वो बड़ी बड़ी बातें करना कि हाँ यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, ये करना बहुत आसान है, लेकिन जब अपनी रियल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ के उससे स्टेप लेना आगे, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो सब चीज़ें आप करो। और एट द एंड में आप सभी को कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। गब्बर सिंह शोले में कह के गया था, जो डर गया सो मर गया। तो भाई यही रियलिटी में वो है, ये कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल गेम है जो आपको रिकवरी वाले आपको डराते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे कॉल बुक करके बात कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।